नमस्कार। आज हम पुनः हाजिर हैं भारत के अमृत महोत्सव के उस सिलसिले के साथ जिसमें हम अपने बिहार राज्य के और समाज के गणमान्य लोगों से ये पूछते हैं कि इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया। ये हमारा दूसरा भाग है और आज फिर हम मुखातिब हैं हमारे समाज के दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद, एक जो हमारे मैथ से गणित से विशारद हासिल की है, उन्होंने गणित पे इन्होंने बहुत काम किया है, वो खुद भी बताएंगे इस बारे में। और दूसरे हैं जो हमारे बैंकिंग, हम जो भी काम करते हैं समाज में एक फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में या एक बड़े वित्तीय संस्थानों में या उद्योग धंधों में बैंक सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। पूर्व में जो साहित्य था या सांस्कृतिक था और सामाजिक परिवेश था, उसमें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आज की आधुनिकता में कमी आई है। दुखद बात है कि बच्चों को उसकी इच्छा और उसकी क्षमता दोनों अलग अलग चीज़ है। पढ़ाई के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा तो उसकी इच्छा और क्षमता को अनदेखी करके अभी अभिभावक एक दौर में, एक जो दौर चल गया है, प्लान बनाने हो अभी देखा जाता है कि सरकारी स्तर पर या जहाँ भी लेटर निकल गए, लेकिन उसकी आउटकम्स क्या होगी उस पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो परिणाम सकारात्मक नहीं होता है। और नतीजे के साथ साथ जो हर क्षेत्र कहते हैं ना, 10 कोस में पानी बदले 10 कोस में वाणी बदले। बैंक के बारे में तो मैंने कुछ कहा, कुछ थोड़ी बातें और रह गई है, समय मिलने पर फिर मैं परिचर्चा में शामिल होऊंगा। बैंक की भी स्थिति कुछ दयनीय हो गई है, लेकिन उसका कारण और उसका निदान नमस्कार। आज हम पुनः हाजिर हैं भारत के अमृत महोत्सव के उस सिलसिले के साथ जिसमें हम अपने बिहार राज्य के और समाज के गणमान्य लोगों से ये पूछते हैं कि इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया। ये हमारा दूसरा भाग है और आज फिर हम मुखातिब हैं हमारे समाज के दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद, एक जो हमारे मैथ से गणित से विशारद हासिल की है, उन्होंने गणित पे इन्होंने बहुत काम किया है, वो खुद भी बताएंगे इस बारे में। और दूसरे हैं जो हमारे बैंकिंग, हम जो भी काम करते हैं समाज में एक फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में या एक बड़े वित्तीय संस्थानों में या उद्योग धंधों में बैंक सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। उनकी भी भूमिकाएं बदली हैं, तो आज हम जानेंगे, वो दोनों अपने अपने नज़रिए से हमें बताएंगे कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों में जो अमृत महोत्सव हमने मनाया, इस बीच हमने क्या खो दिया और क्या पाया है। हमारे पहले मेहमान हैं श्री विजय कुमार जी। आप गणित में ये हमारी मुलाकात पहले भी इन विषयों को लेके हुई है और आपको बड़ी सफलता मिली है अपने प्रयासों के साथ। तो आज मैं विषय बताई हूँ कि हमने इन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो स्वतंत्रता मिली हमें, उसमें हमारे देश ने क्या खोया और क्या पाया। दूसरे मैं नमस्कार करती हूँ श्रीमान अनिल कुमार जी का, जो पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर किए हैं। इन्होंने काफ़ी सेवाएं, लगातार बैंक को सेवाएं दी हैं और काफ़ी लोगों का कल्याण किया है। उनसे भी सुनेंगे हम उनके विचार। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। अब विजय जी, विषय आप जान रहे हैं, हम क्या पूरे ज्ञान सागर टाइम्स के हमारे जितने दर्शक हैं या हमारे समाज के जितने दर्शक हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं, उनको आप अपने विचार रखें कि आपको क्या लगता है इस देश में जब हमें आज़ादी मिली और हम स्वर्णिम युग अमृत महोत्सव, अमृत पाया हमने इन 75 वर्षों में, तो आपको क्या लगता है हमने क्या खो दिया और क्या पाया है?
थैंक यू। सबसे पहले मैं ज्ञान सागर टाइम्स को देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए काबिल समझा और आपने आमंत्रित किया है, तो इसके लिए आप सभी परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। भारत 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई थी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए कुर्बान किया और भारत की आज़ादी दिलाई, हमने कई चीज़ों को खोया भी और कुछ चीज़ों को पाया भी। तो इस संदर्भ में आपने जो परिचर्चा रखी है वो काफ़ी सराहनीय है और इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया। तो अगर हम लोग खोने की बात करते हैं कि हमने क्या खोया, तो सबसे पहले तो हम लोग तुरंत एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जैसे ही भारत ने आज़ादी प्राप्त किया, भारत और पाकिस्तान की दो टुकड़े हो गए। तो हम लोग भौगोलिक क्षेत्र को हमने खो दिया तुरंत। बाद में अक्साई चीन जो भारत का अंग था वो भी हमसे अलग हो गया। तो ये दो महत्वपूर्ण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण था कि हमने इसको खो दिया। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में सांस्कृतिक विरासत थी और जो कल्चरल आइडेंटिटी हम लोगों ने सजोया था, सामाजिक समरसता में जो उस समय थी, आज के तिथि में कुछ न कुछ हम गिरावट देखते हैं कि शिष्टाचार में जो बच्चों को पढ़ाई में हम लोग के जिस पीरियड में शिष्टाचार था उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है। अपने माँ बाप का संस्कार और पिता के संस्कार के लाइट में जो हम लोग कार्य करते थे उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। जहाँ तक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में है उसमें भी कुछ न कुछ गिरावट आई है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में हमने काफ़ी उन्नति प्राप्त किया है। 1951 की अगर आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए, जो बजट को देखा जाए और आज की जिन्हें काफ़ी तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है, तो आर्थिक तकनीकी के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रगति किया है। उसके बाद उदारीकरण की नीति, जो आर्थिक नीति है, 1991 में उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में हुई थी। उसके बाद हमने काफ़ी उस पर प्रोग्रेस किया है और आज देश एक विश्व का एक बड़े लोकतंत्र के रूप में आज जाना जाता है। इस कारण हम लोग काफ़ी कुछ पाया है और कुछ खोया भी है। जी, बहुत धन्यवाद विजय जी। आपने कहा कि हमने भौगोलिक क्षेत्र से अपने को खो दिया। वो एक बड़ा दुखद है हमारा कि लम्हों की खता की और आज तक हम उसकी सजा पा रहे हैं। दुख तो बहुत है। अक्साई चीन को भी हमने खोया। दूसरी बात आपने बताई कि सांस्कृतिक विरासत हमने खोई है, कमतर हुए हम कॉपी कर रहे हैं। हम उनको फॉलो अप करें जो उस पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता में है और हमारी अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है या जो हमारे वेशभूषा है, उनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। ये तो हमने खोया ही है और ये बहुत सही है। हालांकि वित्तीय क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर सबके क्षेत्र में हमने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन 91 जब हमारा उदारीकरण पूरा ग्लोबल हो गया, पूरा मार्केट, तो हम विश्व स्तर पे व्यापार करने लगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई, बहुत बुरी भी हुई। बाहरी जो प्रोडक्ट थे, जो बाहरी सामान थे, हमारे देश में आने लगे और हमारी अपनी जो उद्योग धंधे थे उनमें काफ़ी गिरावट आया। बहुत अच्छे पक्ष आपने रखे हैं, हम पुनः आपको सुनेंगे, लेकिन इस बीच हमारे वित्तीय नायक से पूछते हैं कि बैंकिंग हमारे इन चीज़ों को किस नज़रिए से देखती है। अनिल जी, चाहूँगी आप अपने विचार रखें। जी, मैं अनिल कुमार शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत था। 5 वर्ष पहले मैंने उससे अवकाश लिया और लगातार 36 वर्षों तक बैंक में अपनी सेवा दी है। तो सबसे पहले ज्ञान सागर टाइम्स की इस टीम का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, जो इस विषय को एक परिचर्चा के रूप में उठाना चाहा है और इससे कुछ अपने अनुभव
लोगों के बीच साझा करने का समय दिया है। अभी हम लोग जो अमृत महोत्सव अपनी आज़ादी का मना रहे हैं, उसमें पाया तो हमने बहुत कुछ। उन गुलामी की जंजीर से मैंने अपने को अलग करते हुए स्वतंत्रता का स्वाद चखा, लेकिन कैसे यह स्वतंत्रता मिली और इसके मूल में जो लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, अपना संघर्ष कायम रखा और एक लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतीक्षा की, उसको हम लोग भूलने से लगे हैं, उसको भूल गए हैं। आज़ादी के उन दीवानों की चर्चा कभी कभी होती है, कभी कभी उनके जन्मदिन या उनके बलिदान दिवस को औपचारिक रूप से याद कर लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा कहा जा सकता है कि हम उन्हें भूलने भी लगे हैं। बहुत योद्धा और बहुत बलिदानी, बहुत इसके कार्यकर्ता जो स्वतंत्रता में भरे थे, वो तो बहुत गौन भी रह गए। अब बहुत लोग उनको जान भी नहीं सके। कुछ ही लोग जो इसमें मुख्य रूप से भाग लेते थे, उनको हम लोगों ने जाना है। तो शुरू करते हैं हम लोग कि क्या पाया। तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो देश में परिवर्तन हुए, सबसे पहले तो यह बता दूं कि हमने सबसे पहली प्राप्ति हम लोगों की हुई 26 जनवरी 1950 को हमारा देश माने गणराज्य घोषित किया गया, गणतंत्रता मिली और उसमें बहुत एक संविधान बना जिससे भारत के लोगों के उत्थान के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए बहुत सारे नियम बने और जिसके तहत उनका विकास संभव हो सकता था और वे अपने अधिकार में अपने जीवन को जी सकते थे। ये सबसे पहली प्राप्ति हम लोगों की हुई। उसके बाद का समय जो था वो तो एक प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक लोगों को दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या और जो लोग इसमें थे उन लोगों को यह भार दिया गया कि अब देश को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। तो उसमें बहुत चीज़ें बदली और बहुत अच्छा समय रहा, जिस चीज़ के लिए हम सपने में इसको देखते थे कि हम भी कुछ पढ़ेंगे, हमारे घर की लड़कियां कुछ पढ़ेंगी, हम कुछ आगे बढ़ेंगे, हम स्वास्थ्य और शिक्षा इन दिशाओं में भी आगे बढ़ेंगे। वही विषय, क्या खो दिया और क्या पा लिया है। ऐसा नहीं कि हमने जो खोया वो कम था, जो पाया वो कम है। हमें बैलेंस प्रतिशत में अगर हम बता सकें, या लगता है कि बहुत ज़्यादा खो दिया कुछ कम पाया, या बहुत कम खोया बहुत ज़्यादा पाया है। मैं चाहूँगी कि आप विषय में अपने बैंकर के नज़रिए से भी बोलिए, ऐतिहासिक नज़रिए के साथ साथ। जी जी, बहुत अच्छा। बैंक से चूँकि जुड़ा था और आज भी उसमें मेरी धारणा रहती है उसके बारे में। बैंक जो प्रगति कर रहा है और देश के विकास में जो बैंक की सहायता है, उससे आज भी अपडेट अपने को रखता हूँ। तो देश के आज़ादी के बाद देश विकास के जिन मार्गों पर चला, बैंक की एक बहुत अच्छी भूमिका रही। आर्थिक क्षेत्र में बैंक ने सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लागू करने में, उसको दिशा देने में और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक, जनता तक पहुंचाने में बहुत अच्छी भूमिका बैंक की रही और बैंक ने उसका निर्वहन भी किया। सबसे बड़ी बात यह थी, इसको ऐसा मौका मिला कि स्वतंत्रता के बाद 1969 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंक में जो लोग थे, बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, उन लोगों के लिए एक बहुत सुखद अवसर था कि वो डायरेक्ट अब सरकार के साथ मिलके अपने सरकार की योजनाओं को विकास की गति देना चाहे और वैसा किया। बैंक की बहुत अच्छी भूमिका रही। अभी तक सरकार ने जिस तरह की योजनाएं विकास के क्षेत्र में शुरू किया, बैंक ने उसका अक्षरशः निर्वहन किया। आज भी बैंक वैसा ही कर रहा है
और देश आगे बढ़ रहा है। सबसे चैलेंजिंग ये था नोटबंदी का प्रकरण। यदि हम आए तो नोटबंदी के प्रकरण में बैंक यदि सहयोग न करता तो सरकार की यह योजना फेल हो जाती, नहीं चल सकता था। इतने सारे जो ब्लैक मनी थे उसको बाहर करना था, उसके बहुत सारे अवसर नागरिकों को दिया गया कि यदि आपके पास है तो उसको सफ़ेद मनी में उसको सफ़ेद कीजिए। वो ब्लैक मनी के रूप में था। बैंक की बहुत सराहनीय भूमिका थी और हम चूँकि बैंक में थे इसलिए रात में 8 बजे 9 बजे तक उस योजनाओं को लागू करने में सरकार की मदद हम लोग करते रहे। इस तरह देखा जाए तो पाया हमने बहुत कुछ, और विकास के क्षेत्र में इतनी अधिक ऊंचाइयों पर पहुँचे कि विश्व में हमारा एक स्थान हो गया। विश्व में अपने देश का एक स्थान है और आज यह पूछा जाने लगा, आज बहुत से देश इसकी सहायता के लिए, इससे सहायता के लिए आतुर रहने लगे। यह तो विकास की इतनी गति हुई और हम लोगों ने बहुत कुछ पाया। बहुत अच्छा अनिल जी, मतलब विकास सरकार के कदम ताल के साथ साथ चल रही है। अगर बैंक ना हो तो मुझे लगता है कि अगर सामान्य जन में ले तो उसके लिए एक सपना होता था, गाड़ी, घर। अगर सड़कों में इसको देखें तो सड़कों पे इतनी गाड़ियां अगर बैंक ना होता तो नहीं होती, इतने सारे घर, वो बैंक का सहयोग है जो हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्यम वर्गीय परिवार है लेकिन वो अच्छा अपना जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरी बात, नोटबंदी के टाइम में मुझे मैं सच में आप सबों का सल्यूट करती हूँ कि कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था और बहुत बड़ी चुनौती थी कि काले को सफ़ेद करना है। तो काले से सफ़ेद में अगर बैंक का सहयोग नहीं होता तो हम इस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते, और इसके लिए हमारे सारे बैंक कर्मी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। विजय जी, अब आपकी जो पहली कड़ी थी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को लेके और कुछ हमारे संस्कारों को लेके, लेकिन स्वतंत्रता में कई सारे आयाम हैं। इनके अलावा भी आप खुद शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वो पहले क्या था, आज का क्या है, ऐसा कुछ मैं चाहूँगी कि आप बताएं लोगों के कि क्या परिवर्तन, क्या खो दिया, क्या पा दिया, है ना, क्या पाया। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा समाज का एक दर्पण है। बिना शिक्षा के हम पूरी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संजोए नहीं रह सकते हैं। चूँकि शिक्षा के माध्यम से ही हम विकास कर सकते हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या तकनीकी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा सर्वोपरि स्थान है। जिस समय भारत की आज़ादी हुई थी उस समय शिक्षा में पूरा डेवलपमेंट का खर्च का प्रतिशत बहुत कम था। आज शिक्षा के क्षेत्र में करीब 6% पूरी डेवलपमेंट का राशि का 6% ग्रॉस एनरोलमेंट का उसका खर्च उसमें है। तो शिक्षा में निश्चित रूप से प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि शिक्षा का गुणात्मक विकास है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी आई है। पहले बच्चों में जो संस्कार दिया जाता था, आज वो संस्कार विद्यालयों में नहीं दी जा रही है। जहाँ तक सरकारी विद्यालयों की बात है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत पहले ज़्यादा होती थी, आज निजीकरण विद्यालयों में हुई और अधिकतर छात्र निजी विद्यालयों में ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो कहीं न कहीं हम उस सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक भाव आई है और प्राइवेटाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो होलिस्टिक रूप की बात है कि हम प्राइवेटाइजेशन में बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। क्यों नकारात्मक स्थिति बच्चों को या गार्जियंस को बना है, इस पर हम लोग निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। एक बात तो है कि हम अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, जो घर में काम भी करती है, जो 1000-2000 कमाती है, वो भी कहती है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ
कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और ऊपर से कोचिंग दीजिए, लेकिन उनको दिमाग में उस लेवल पे आया है कि सरकारी स्कूल मतलब नहीं अच्छा, सरकारी अस्पताल मतलब नहीं अच्छा। ये विश्वास स्वतंत्रता के बाद हमने अगर खोया है तो ये हमारी हार ही है। मुझे लगता है हमारे प्रयासों में कहीं कमी है, जो हम ये विश्वास नहीं जगा पाए शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हम आए हमारे सरकारी विद्यालय सरकारी अस्पताल में। और इसी कारण से निजीकरण में इतना व्यापक विस्तार, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल, लेकिन शिक्षा तो एक सीमित है। अगर वो क्वालिटी एजुकेशन हम देते तो शिक्षा पे जो 6% हम खर्च कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करें तो हम बेहतर कर पाएंगे और हम विश्वास जगा पाएंगे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, निजी क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रही है। और तो इस एक तो हमने बातें किया कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक जो क्वालिटी एजुकेशन, जबकि सरकार की जो योजनाएं थी पहले शिक्षा में, सरकार के जो आज हम लोग साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बावजूद भी नामांकन दर मात्र देखा जाए तो भारत का 25% उच्च शिक्षा में जाते हैं। और यहाँ तक बिहार की बात है तो मात्र 14% ही बच्चे एजुकेशन के ग्रॉस एनरोलमेंट में जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय अगर विश्व पैमाने पर विकसित देश को देखा जाए तो करीब 90-100% कई देशों में ग्रॉस एनरोलमेंट है। इसके साथ ही और डिस्पैरिटी भी है। अगर साउथ के क्षेत्र में जाए, इंडिया के साउथ क्षेत्र में जाए तो वहाँ जो है ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, हम लोग से बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में कम है। तो ये भौगोलिक परिवेश में भी इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हरासमेंट पाए हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं, हमारे उत्तर भारतीय भी दक्षिण ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारी आधारभूत संरचना शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कम है, उच्च शिक्षा में कम है, तकनीकी क्षेत्र में कम है, जहाँ है भी अभी कई सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन बच्चे वो बहुत नीचे स्तर पे रखते हैं। अगर वो नीट कंप्लीट भी करते हैं तो वो नहीं चाहते कि मुझे यहाँ पढ़ना पड़े। ये फिर वही विश्वास की कमी है। फिर आपने जो बातें कही, हमें कहीं ना कहीं इन विषयों पे इस परिचर्चा को यूं ही ना छोड़ के हमें आगे लेके जाएंगे, और जो संबंध पदाधिकारी हैं उनको हम ये बताएं कि ये लोगों का विश्वास है। अगले मैं फिर मुखातिब होती हूँ अनिल जी आपसे। अपने जो बैंकिंग के बारे में बताया, काला सफ़ेद करना है, बैंक का सहयोग रहा, और जो हम बड़े कार्यक्रम कर पाते हैं, बड़े आधारभूत संरचनाएं लगा पाते हैं उद्योग धंधे में, शिक्षा में या मकान बनाने में, तो उसमें आप पैसे का किस तरह आंतरिक, आप कैसे ग्राहकों से पैसा लेते हैं और कैसे, थोड़ी तकनीकी बातें बताएंगे तो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। बैंकिंग को चलाने के लिए या बैंकिंग जिस व्यवस्था में चलती है तो यह तो एक व्यापार है, और सबसे पहले बैंक लोगों में अपना विश्वास पैदा करके और अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का हवाला देके नागरिक के, जनता के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक जमा का अनुपात बढ़ाती है बैंक। और यह रूल है कि जमा के अनुपात का 60% वो ऋण में, उसको ऋण के रूप में वितरण करना है। ऋण वैसे लोगों को देना है जो ज़रूरतमंद हों, सामान्य रूप से, जो जिनसे उनका व्यक्तिगत विकास हो सके या सामाजिक विकास हो सके। सामाजिक विकास के लिए भी ऋण है, एक स्वयं सहायता समिति या इस तरह के छोटे छोटे बहुत लघु उद्योग धंधे हैं जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारा समूह जुड़ा है, उसको भी ऋण की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए वो जमा पूंजी जो भी बैंक का है उसकी 60% वो ऋण में उसका इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें अब दिक्कत थोड़ी आ गई है कि मैं थोड़ा सा, मैंने बैंक से हट के मैं ये आज़ादी के बाद क्या खोया उसमें कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि जिस ईमानदारी से, जिस कर्मठता से और जिस सामाजिकता से
आज़ादी के पहले परिवार और समाज की स्थिति थी उसका बहुत ह्रास हुआ है। स्वार्थ की भावनाएं और माने अर्थ प्रधान विचार परिवार में और समाज में बहुत व्यापक रूप से आ गया है। लोग बिल्कुल अपने फ़ायदे ही की बात सोचते हैं, दूसरे इससे लाभान्वित हो सकें, ये बैंक से अलग की बात मैं बता रहा हूँ जी। और उसमें ही ज़्यादा उनका ध्यान है। पहले एक कविता मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, एक पंक्ति कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के उपकार जैसा कोई धर्म है ही नहीं। तो वह तो हम लोग भूल गए हैं, सब लोग अपने स्वार्थ में लगे हैं। परिवार की परिभाषा बदल गई है। परिवार पहले बहुत ये सुगठित और बहुत लंबा चौड़ा परिवार होता था, उसका एक मुखिया होता था। अब परिवार की परिभाषा हो गई इसी स्वार्थपरता के कारण और आधारभूत संरचनाएं जो है उसका उपभोग करने के लिए ये अब बहुत माने पति पत्नी और बच्चों को परिवार समझा जाएगा। उसमें उनके माता पिता और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, इसलिए कि पहले इनको देखना है, वो लोग तो अब ये हो गए हैं। तो उसके कारण यह भावना आ गई देश में, और जिसके कारण लाभ जो सरकार के द्वारा मिलने जा रहा है वो भी बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है ज़रूरतमंद लोगों को। बहुत सही अनिल जी, आपने कहा, दोनों बातें आपने कही कि बैंक जो दे रही है वो विकास के लिए दे रही है। एसएचजी या स्वयं सहायता समूह, छोटे जो सहकारी संघ बनते हैं, उसमें एक जो महाजनों की जो शैली थी, महाजनों का जो एक वर्चस्व था वो काफ़ी कम हो गया है। बहुत कम ऋण पे एक आपसी सहयोग बना के एक निजी लोग नहीं देते, लेकिन उस स्वयं सहायता समूह और सहकारिता से बहुत विकास हुआ है एक गांव का भी, और ये मैं मानती हूँ इसमें मेरा भी सरोकार रहा है। दूसरी बात आपने बोली कि पारिवारिक वो हुआ है, और इसका कारण बस यही कि हम बहुत स्वार्थ परक हो गए हैं। जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें क्या दिया उसे हम भूल जाते हो। ये भी नहीं भूल, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे वही देखेंगे और फिर वो वही आपके साथ करेंगे। ये जो परिपाटी क्षणिक सुख के लिए हम अब खोना भूल गए, या हम एक जो कुर्बानी कहें या जो आदर सम्मान कहें अपने बड़ों के लिए, कहते थे कि पितृ और हमारे माता पिता हमारे जागृत देवता हैं। अगर उनकी हमने सेवा कर ली तो किसी देवी देवता के पास और मंदिर और मस्जिद जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें लगता है कि वापस अपनी शैली में लौटना पड़ेगा, नहीं तब किसी वृद्धाश्रम या किसी अन्य इंस्टीट्यूशंस की, ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़े। चलो वापस मुड़ते हैं अपने पूरब की ओर, पश्चिम को थोड़ा भूल जाते हैं। तो विजय जी, हमने बहुत सारी बातें करी, अब समय सीमित होता है, हम बहुत बात नहीं कर सकते, लेकिन निहित जो सारांश है वो हमें समझ में आ रहा है। तो अगर ये मैं आपको कहूँ कि जो खोया है, जो पाया वो दिख रहा है, तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाने पे रोग की पहचान हो जाए तो इलाज मुश्किल नहीं होता है। तो हमने पहचाना है कि हमने पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को, जो आपने हमारी सांस्कृतिक विरासत थे, माता पिता थे, घर में जो हमारी जीवन शैली थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हम घर की चीज़ों को छोड़ के बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर रहने लगे। खर्चे भी मुझे लगता है इस कारण से बढ़े हैं, सकल घरेलू जो खर्च है वो बढ़ा है। तो मैं इसमें राय जानना चाहती हूँ कि आने वाले युवाओं को, जो कपल हैं वो भी, और जो हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, और आप खासकर शिक्षा के क्षेत्र, मैथ्स में मुझे भी बहुत डर लगता था, तो आपका जो विषय है बहुत डरावना होता है। तो लेकिन आप किस तरह चाहेंगे कि हम 1 मिनट में ये बताएं कि हमें किस ओर अब चलना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्राचीन काल की स्थिति या पूर्व में जो साहित्य था या सांस्कृतिक था और सामाजिक परिवेश था, उसमें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आज की आधुनिकता में कमी आई है, लेकिन उसको देखते हुए हम कैसे इसको एक सॉल्यूशन पर पहुँचे, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी योजनाओं को बनाने के पहले विज़न होनी चाहिए।
उसका लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, उसका मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। अगर एक परिपाटी को हम लोग डेवलप करें, प्लान बनाने हो, अभी देखा जाता है कि सरकारी स्तर पर या जहां भी लेटर निकल गए, लेकिन उसकी आउटकम्स क्या होगी उस पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो परिणाम सकारात्मक नहीं होता है। बिल्कुल मैं सही। अगर समय है तो मैं एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए आधा मिनट के लिए बताऊं कि छोटानागपुर की एक बिरहोर जनजाति थी जिसको रीसेटलमेंट स्कीम सरकार ने चलाई, और वो रीसेटलमेंट स्कीम में सभी को पहाड़ पर घर बना करके दे दिया, लेकिन सरकार ने उसकी सांस्कृतिक विरासत को नहीं देखी, जिसके कारण वो रीसेटलमेंट स्कीम फेल कर गया। क्यों? क्योंकि उसके सांस्कृतिक परिवेश में था कि अगर बच्चा जन्म लेगा तो वो घर को छोड़ देगा। तो जितना भी उसकी हुआ कि बच्चे जन्म हुए, सभी लोग घर को छोड़ करके पुनः नई झोपड़ी वाला मकान में रहना। तो ये स्थिति है कि उसने आउटकम्स को नहीं देखा, जिसके कारण वो सफलता नहीं। तो ये आवश्यक है कि हम लोगों को आउटकम देखने की जरूरत है और विजन, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सही विजय जी। अगर हम सरकार कार्यक्रम बनाती है तो उनके उद्देश्य के साथ साथ उनका क्या निकल के आएगा नतीजा, और नतीजे के साथ साथ जो हर क्षेत्र, कहते हैं ना 10 कोस में पानी बदले 10 कोस में वाणी बदले, मतलब हर रहन सहन, और खासकर आदिवासी जो हमारे मूल नागरिक हैं, जो जंगलों में हैं और शहरीकरण के कारण उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है। तो यहाँ कोई भी कार्यक्रम में हम जब तक उसका एक पायलट ना करें, उसके पूरे असेसमेंट और सभी की राय ना लें, एक कमरे में बन जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि वास्तव में ज़मीनी क्षेत्र में या ज़मीन में क्या कार्यक्रम है, कैसे लोग हैं, वो कैसे जीते हैं। जब तक ये एक दूसरे का हैंड होल्डिंग, हाथ नहीं थामेंगी सरकार और जनता, जो हमारे कुशल वैज्ञानिक हैं या कुशल समाज सेवी हैं या समाज शास्त्री हैं, तो मुझे लगता है कि कोई कार्यक्रम अपने मकाम पे, अपने जो एक अपेक्षित जो नतीजा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ऐसा ही? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अब अनिल जी, हाँ, आपने बैंकिंग की बातें करी, बैंकिंग की बात, अब हम ये वही कहूँगे फिर कि आपने भी बात करी कि हमने परिवार टूटे हैं, संस्कार छूटे हैं, टूटे तो हैं, छूटे भी हैं, ये पता भी चल गया, लेकिन फिर वापस हम बच्चों में वो हमारे संस्कार कैसे डालें? क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन के सिस्टम में हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो हमारे सिलेबस हैं, जो हमारे एक्टिविटीज़ में हम नक्शा बनाते हैं, एक्टिविटीज़ में हम क्यों नहीं घर में गतिविधि को करें? ऐसी कोई राय अगर हो तो आप कृपया बताएं। ये सबसे दुखद बात है कि बच्चों को उसकी इच्छा और उसकी क्षमता दोनों अलग अलग चीज़ है। पढ़ाई के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा तो उसकी इच्छा और क्षमता को अनदेखी करके अभी अभिभावक एक दौर में, एक जो दौर चल गया है तकनीकी शिक्षा का, जिसमें बड़ी कंपनियों में अच्छे ओहदे पर जाके और आर्थिक रूप से मजबूत होना है, अभिभावक को चाहिए कि उसकी क्षमता पहले आंकें और उसका टेस्ट, उसका ध्यान सबसे ज़्यादा किधर है, उसमें कौन सी कला, माने किस रूप में कला की कौन सी विधा छिपी है, उस पर उसको पढ़ना होगा, उसको उजागर करना होगा। और कुछ पुरानी बातें, गुरुकुल वाली पद्धति जिसमें चारित्रिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व था, एक अनुशासन था, वो घर से ही शुरू करना पड़ेगा, परिवार से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेंगे। बैंक के बारे में तो मैंने कुछ कहा, कुछ थोड़ी बातें और रह गई है, समय मिलने पर फिर मैं परिचर्चा में शामिल होऊंगा। बैंक की भी स्थिति कुछ दयनीय हो गई है, लेकिन उसका कारण और उसका निदान ये बाद में कभी मौका आप लोग से मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अवश्य अनिल जी, हम दोबारा मिलेंगे अन्य विषयों पे या इन्हीं विषयों पे। कहने का तात्पर्य है कि गलतियां तो हुई, पहचान भी हुई, तो अब कोई परदेसी तो आएगा नहीं सुधारने से, हम सब मिलके ही सुधारना। और इसकी शुरुआत जो पहली पाठशाला वो हमारा घर ही है।
जब हमारे परिवार के लोग, जो हमारे दंपति हैं, उन्हें बच्चों को मोड़ना होगा अपनी पुरानी संस्कृति की ओर। वेशभूषा में भी, कपड़े में भी बड़ा परिवर्तन। बच्चे बहुत छोटे कपड़े पहनने लगे हैं, 6 साल की ही बच्ची हो, लेकिन कपड़े कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत शोभा नहीं देते हैं। स्त्री लज्जा का नाम है। दुपट्टा एक बड़ा था, लेकिन वो अभी हमारे इसके अंदर नहीं, हम पाश्चात्य सभ्यता, लेकिन हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति जो हमारी पहचान भी। अभी मैंने एक तस्वीर देखी थी जहाँ समंदर के किनारे बिकनी में लोग थे, जो उनकी परंपरा है। वहाँ एक स्त्री पूरी साड़ी में, एंड शी वॉज लुकिंग वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तो खूबसूरती कपड़ों में है, परंपराएं हमारे व्यवहार में है, और आदर और भगवान हमारे परिवार के मुखिया में है, जो अपना सब कुछ देके हमारा घर चलाते हैं। एक बात एक छोटा सा जोड़ूंगी कि आजकल तलाक, सेपरेशन बहुत होते हैं पति पत्नी में। उसका कारण भी संभवतः यही है कि हम लोग बराबरी चाहिए, हम बड़े हुए हैं, बराबर का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी घर को चलाने के लिए एक समझौते, एक समायोजन की ज़रूरत होती है। घर स्वस्थ होगा, घर सुंदर होगा, घर में संस्कार होगा, तो धीरे धीरे समाज में जाएगा, और समाज के बाद हमारे देश में जाएगा। तो स्वतंत्रता का जो सपना हमने देखा था 75 साल बाद, वो है, लेकिन थोड़ी वापसी संस्कारों और हमारे अपनी मान्यताओं, परंपराओं में करनी होगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबों को। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, बहुत अच्छा आज के कार्यक्रम में हम लोग